Hello everyone. Today we are going to discuss about the dark phase of photosynthesis. In our foregoing lecture हमने अपने लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस को अच्छे से स्टडी किया है, जिसमें साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ा, एटीपी सिंथेसिस पढ़ा, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी जो थी उसकी पीटर मिशेल ने जो दी थी। अब एक्चुअली हुआ क्या उसमें लाइट फेज में ऐसे मिलिट्री पावर का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज़ एटीपी एंड NADPH H+, और उसी ऐसे मिलिट्री पावर का यूज़ करके स्ट्रोमा के अंदर CO2 को फिक्सेट करने का काम बाकी है, और जिसे हम पढ़ते हैं डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में। नाम से आपको लग रहा होगा कि ये अंधेरे में होने वाली रिएक्शंस हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइट की डायरेक्टली ज़रूरत नहीं होती, दैट्स वाई नोन एज डार्क रिएक्शन। और आपको पता है डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही होती है? डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है, और आपने लाइट रिएक्शन की अगर बात करी थी वो ग्रेना में हो रही थी। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल। केल्विन ने इसको खोजा था, इन्वेंट किया था, और इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। तो C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, अभी हम जब ये साइक्लिक रिएक्शन स्टार्ट करेंगे वहाँ पर कंफर्म करेंगे क्यों इसको हम बोलते हैं C3 साइकिल। आइए अब एक जनरल सा आइडिया मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ। आपको पता होगा जब हमने शुरुआत करी थी फोटोसिंथेसिस की, तो ऐसे लीफ बनाया था। लीफ में यहाँ पर इस तरीके से स्टोमेटा होगा, इस तरीके से स्टोमेटा होगा, और आपको मैंने बताया था कि ये मीजोफिल सेल्स थी जिनके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट था। इस क्लोरोप्लास्ट को हमने बड़ा किया था, तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नज़र आया था। ये ग्रेना और ये भी ग्रेना, ये स्ट्रोमा लैमेली, और ये जो वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है जेली लाइक सब्सटेंस, यही था क्या? स्ट्रोमा। यही था स्ट्रोमा। डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस यहीं पर होती है, और डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराया जाता है। किस में कन्वर्ट कराया जाता है? ग्लूकोज में, जो कि एक रिडक्शन प्रोसेस है, और इसीलिए हम CO2 फिक्सेशन भी इसको बोल देते हैं डार्क फेज को। तो डार्क फेज में एक्चुअली क्या होगा? CO2 फिक्सेशन भी होगा। क्या होगा? CO2 का फिक्सेशन होगा। एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है ग्लूकोज में, और यही इस रिडक्शन के लिए जो एसिमिलेटरी पावर थी वही आपने बनाया था लाइट रिएक्शन में, दैट इज ATP बनाया था, और क्या बनाया था? NADPH+ बनाया था। इन्हीं को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में रिड्यूस किया जाएगा इन डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से किधर से जाएगी? ऐसे स्टोमेटा से तो होके जाएगी ना। ओके, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जब CO2 स्टोमेटा के थ्रू एंट्री करती है लीफ में और अल्टीमेटली पहुंचती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, देन व्हाट हैपेंस? अब देखिए ये मैंने एक स्टोमेटा ड्रॉ किया है। स्टोमेटा से होता हुआ एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुंच रहा है? ये वाइट बोर्ड आप जो देख रहे हो ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर स्ट्रोमा, जेली लाइक सब्सटेंस। ओके, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में एक 5 कार्बन शुगर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, RUBP। ये RUBP क्या है? इसका नाम मैं लिख देता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल के अंतर्गत। तो मैंने आपको बताया स्ट्रोमा में हमारे पास एक 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है RUBP। एब्रिविएशन में पूरा नाम क्या है? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये एक शुगर है जिसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन। इज दैट क्लियर? तो 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, दैट इज RUBP। जब कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले रिसीव करने वाला कौन है? RUBP। यानी फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन हुआ यहाँ पर? RUBP, जो क्या है? 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड आती है और इस RUBP के साथ अटैच हो जाती है। इज दैट क्लियर? और इस अटैचमेंट को करवाता कौन है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम, दैट इज रूबिस्को।
कौन सा एंजाइम? रूबिस्को। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, इस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट देना है, हमें इंपॉर्टेंस देना है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजिनेज। अच्छा जी, ये जो केल्विन साइकिल हमने पढ़ना है ना, ये 3 स्टेप में पढ़ना है, ये 3 स्टेप की प्रोसेस है। एक बार कार्बोक्सिलेशन होता है। आइए स्टूडेंट सब समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये डार्क रिएक्शन होती है। मैंने आपको बताया कि स्ट्रोमा में एक 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, दैट इज RUBP, एक शुगर मॉलिक्यूल है। इसका पूरा नाम है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जो स्ट्रोमा में सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और एक्चुअली जो CO2 अंदर आ रही होती है स्ट्रोमा के थ्रू, सबसे पहले CO2 को रिसीव कौन कराता है, एक्सेप्ट कौन करता है? RUBP। यानी फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर यहाँ पर कौन हुआ? RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। कार्बन डाइऑक्साइड का RUBP से अटैचमेंट क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन। मैंने आपको बताया था कि ये जो डार्क रिएक्शन है ये 3 स्टेप में होगी, दैट इज कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है RUBP को कार्बोक्सिलेशन होना। कैसे? CO2 के अटैचमेंट के नाते। तब RUBP के साथ CO2 अटैच होती है, ये प्रोसेस क्या हो गया? कार्बोक्सिलेशन। और इस कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस को कौन इंड्यूस करता है, कौन फैसिलिटेट कराता है? दैट इज रूबिस्को। रूबिस्को एक एंजाइम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रूबिस्को के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। रूबिस्को ये जो एंजाइम है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ये जो आप CO यहाँ पर लिखा है दैट इज कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज। ऑक्सीजिनेज और कार्बोक्सिलेट से समझ में आ रहा है कि कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा होगा और ऑक्सीजनेशन भी हो रहा होगा। यानी ये एक ऐसी एंजाइम है जो निश्चित कंडीशन पर कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन परफॉर्म कराती है और ऑक्सीजनेज की भी एक्टिविटी इसके पास है। इज दैट क्लियर? दूसरा इंपॉर्टेंट बात इस रूबिस्को के लिए कि मोस्ट एबॉन्डेंट प्रोटीन है, ये मोस्ट एबॉन्डेंट प्रोटीन है। मोस्ट एबॉन्डेंट प्रोटीन मैंने क्यों कहा? क्योंकि भाई एंजाइम्स क्या होती हैं? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो अभी तक सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? रूबिस्को। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, रूबिस्को एक्चुअली 2 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसमें टोटल 16 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, 16 सब यूनिट्स होती हैं, 8 स्मॉलर और 8 लार्जर। दोबारा सुनिए, मैंने क्या कहा? रूबिस्को एक कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन कराने वाली एंजाइम है। अलग अलग स्थिति में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली प्रोटीन है ये। इसके 2 सब यूनिट होते हैं जो 8 सब यूनिट के मिलके बने होते हैं, जिसमें 8 स्मॉल सब यूनिट होती हैं और 8 लार्जर सब यूनिट होती हैं। और आपको ये भी बता देता हूं कि इन दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होती है। ये 4 बातें आपकी लेवल में आप याद रखिएगा। पहला क्या कि रूबिस्को RUBP को CO2 के साथ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवाता है। रूबिस्को एंजाइम RUBP और CO2 को अटैच करा करके फर्दर रिएक्शन आगे बढ़ाता है, दैट इज कार्बोक्सिलेशन। इज दैट क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नाम से क्लियर हो रहा है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यानी अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये एंजाइम कार्बोक्सिलेशन कराएगी, यानी CO2 को अटैच कराएगी RUBP के साथ। और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पर RUBP के साथ CO2 नहीं, ऑक्सीजन अटैच होगा। ये आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट ये बात हुई कि ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन, क्योंकि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। 16 सब यूनिट की मिलकर बनी होती है रूबिस्को, जिसमें 8 स्मॉलर सब यूनिट होती हैं और 8 लार्जर। दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन की एक डेफिनेट कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है रूबिस्को के बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया कि RUBP एक 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर मॉलिक्यूल है जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट है।
ये CO2 को एक्सेप्ट करता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन, और जिसको रूबिस्को एंजाइम फैसिलिटेट कराती है। अगर CO2 यहाँ अटैच हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है CO2 की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होगी, इसीलिए CO2 अटैच हो रहा है और कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो RuBP के कार्बोक्सिलेशन के बाद क्या बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पर एक चीज़ और बात अब हमें ध्यान देना है, कार्बन नंबर की बात करेंगे। RuBP में कितने कार्बन है, 5 कार्बन। एक कार्बन यहाँ से, दैट इज CO2 का एक कार्बन, टोटल कार्बन कितने हो गए, 6। यानी जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए ना। लेकिन अभी क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि RuBP कार्बोक्सिलेशन के बाद फास्फोग्लिसरिक एसिड बना रहा है, जिसमें कितने कम कार्बन है, 3 कार्बन। लेकिन हमारे पास कितने थे, 6। इसका मतलब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ होगा पर CO2 रिसीव। मतलब एक CO2 रिसीव होने से 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड बना होगा। बुक्स में फास्फोग्लिसरेट भी लिखा होगा। चलिए जी, यानी कार्बोक्सिलेशन हो गया। अब दूसरा स्टेप आएगा, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन एक्चुअली 2 स्टेप में पूरा हो रहा है। पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि फास्फोग्लिसरिक एसिड बन गई। अब आप देखिए, आपने यहां पर क्या कंसीडर किया कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड हैं, देन हाउ मेनी कार्बन्स, ऑब्वियसली 2 3 6 कार्बन इज प्रेजेंट इन दिस स्टेप। गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड फास्फोराइलेट होगा। फास्फोराइलेट का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। और अगर किसी भी कंपाउंड में फॉस्फेट जुड़ना होगा तो ऑब्वियसली बात है ATP की हाइड्रोलिसिस यहां पर होनी होगी। तो ATP की हाइड्रोलिसिस हुई, किसमें बना, ADP हुआ और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना। इतनी बात क्लियर है। अब आप देखिए रिजल्ट क्या बन रहा है, फास्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, इस फास्फोग्लिसरिक एसिड में एक जगह फॉस्फेट था एक कार्बन पर, और यहां पर पहले कार्बन और तीसरे कार्बन दोनों पर फॉस्फेट की जरूरत है। यानी एक फॉस्फेट की जरूरत है एक मॉलिक्यूल में। लेकिन हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड है, ये कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड में। और ये भी कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, दैट इज 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अगर एक फास्फोग्लिसरिक एसिड से एक मॉलिक्यूल 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता तो एक ही ना फास्फेट की जरूरत पड़ती, तो हम एक ATP की हाइड्रोलिसिस करके एक इनऑर्गेनिक फास्फेट यहां पर ऐड करा देते। लेकिन हमारे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल है फास्फोग्लिसरिक एसिड के, तो हमें कितने ATP की हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी, 2 ATP की हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी। और जिसके नाते 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट और 2 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फास्फेट भी यहां पर रिलीज होंगे। इतनी बात क्लियर है। आइए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसके 2 मॉलिक्यूल बने होंगे। भाई यहां अपने 6 कार्बन थे टोटल 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड में, अब 6 कार्बन यहां भी होने चाहिए। लेकिन ये कंपाउंड कितने कार्बन कंटेनिंग है, 3 कार्बन, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर 2 मॉलिक्यूल बने होंगे। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 bis phosphoglyceric acid get reduced into 3 phosphoglyceraldehyde। आपको पता है एसिड जब रिड्यूस होती है तो एल्डिहाइड बनाती है। अगर 1,3 bis phosphoglyceric एसिड रिड्यूस होके, इसको शॉर्ट में 3PgAl कहा जाता है, 3 phosphoglyceraldehyde। अगर 1,3 bis phosphoglyceric एसिड रिड्यूस होके 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना रही है तो इसमें क्या क्या चेंज हुआ होगा आप देख लीजिए। पहले यहाँ पर पहले कार्बन पर और तीसरे कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, फास्फो मीन्स फास्फेट, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 3 फास्फो मीन्स केवल एक कार्बन पर प्रेजेंट है फास्फेट। यानी यहाँ पर 2 कार्बन पर प्रेजेंट था, यहाँ पर एक कार्बन में प्रेजेंट है। इसका मतलब एक फास्फेट रिलीज हुआ होगा एक मॉलिक्यूल से। लेकिन हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल से 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज हो गए। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको।
फिर आपको मैंने बताया कि ये 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड रिड्यूस हो रहा है 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में। ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अगर 2 मॉलिक्यूल इसके बने तो टोटल कार्बन नंबर कितना हो गया, 2 3 जा 6 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है 2 मॉलिक्यूल में, किसके, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के। ये प्रोसेस कैसा है, रिडक्शन का, तो रिड्यूसिंग पावर की जरूरत होगी। NADPH प्लस H प्लस कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस जाएगा रिड्यूस कोएंजाइम में, दैट इज NADP प्लस में। लेकिन अगर 1 मॉलिक्यूल होता तो एक NADPH रिड्यूस होता, लेकिन हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड है, दैट्स वाई यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH बनेगा, रिड्यूस होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP प्लस में। अब यहां पर आते हैं, इस पूरे स्टेप में यहां से लेकर के यहां तक आपने कौन सा स्टेप पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया रिडक्शन। यहां आपने यहां तक पढ़ लिया रिडक्शन, कार्बोक्सिलेशन देन रिडक्शन। रिडक्शन के लास्ट में कौन सा प्रोडक्ट बना, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो ये ट्रायो शुगर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। आपने बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा, ट्रायो शुगर बोलते हैं जब 3 कार्बन वाली शुगर हो। अच्छा जी, इसके कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने वहां पर, 2 3 जा 6। 2 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हुए, 6। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप आता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, अब एक तरीके से मैं आपसे बोलूं यहां पर कि अल्टीमेटली यहां पर टोटल कार्बन नंबर कितने हैं, 6। इसमें से 5 कार्बन किसको बना देंगे, RUBP को रीजनरेट कर देंगे। भाई RUBP का अगर सफिशिएंट अमाउंट नहीं होगा स्ट्रोमा में तो कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करने वाला कोई होगा ही नहीं। तो 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाती है किसमें, RUBP में। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। आपको ये पता है कि यहां पर 6 कार्बन टोटल प्रेजेंट थे, 5 कार्बन तो चले गए RUBP में, 1 कार्बन जो बचा उसने ये ग्लूकोज बना दिया। क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने पता है, C6H12O6। लेकिन हमें यहां से कितने कार्बन मिल रहे हैं, ओनली 1 कार्बन मिल रहा है। यानी 1 पर CO2 रिसीव होने के साथ साथ 1/6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये बात आप समझ पा रहे हो। एक कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव हुई, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड बने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड बने, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बने, जिसके अंदर टोटल कार्बन नंबर कितना है, 6। 6 में से 5 कार्बन ने रीजनरेट कर दिया RUBP को, बचा 1 कार्बन। 1 कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। लेकिन ग्लूकोज का क्या फार्मूला है, C6H12O6। यहां पर 6 कार्बन चाहिए, लेकिन हमें मिल कितना रहा है, हमें मिल रहा है 1 कार्बन। तो हमने एक बार अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिसीव हुआ बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP, तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ glucose will form, 1/6 glucose will form in 1 cycle of Kelvin cycle. Means what? अगर ये C3 साइकिल है, C3 साइकिल इसलिए कहते हैं कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है दैट इज फास्फोग्लिसरिक एसिड, वो क्या है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। दैट्स वाई फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, दैट्स वाई केल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज C3 साइकिल। अब मैं आपको यहां क्या समझाना चाह रहा हूं कि एक साइकिल किसे कहेंगे, C3 साइकिल की। एक मॉलिक्यूल CO2 रिसीव हो रहा है 1 मॉलिक्यूल RUBP के साथ, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड। मैं इसको दोबारा आपको समझाता हूं कार्बन नंबर को कंसीडर करा करके। RUBP में कितने कार्बन, 5 कार्बन। CO2 में कितने कार्बन, 1। तो 5 + 1 = 6। लेकिन यहां कितना बन रहा है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ये। तो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल बने होंगे, तभी तो 6 कार्बन हुए होंगे।
फिर क्या बना, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड बना, जो कितने कार्बन कंटेनिंग है, 3 कार्बन। लेकिन हमारे पास कितना है टोटल, 6 कार्बन। 6 है कि नहीं, 2 3 6 है कि नहीं है ना। तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ भी बने। अब 2 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgL में। अब टोटल PgL इस पूरे स्टेप में आप अगर देखिए कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में कितने कार्बन है, तो आप बोलोगे 6 कार्बन है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, 3 PgL रीजनरेट कर जाता है RuBp में। RuBp कितने कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 5, यानी इसको 5 कार्बन चाहिए। हमारे पास कितने हैं, 6 में से 5 यहाँ चले आए, क्या रीजनरेट कर दिए, RuBp। बचा कितना, 1 कार्बन। 1 कार्बन कहाँ आ गया, इस ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है, C6H12O6, और ग्लूकोज में 6 कार्बन चाहिए होगी एक मॉलिक्यूल बनने के लिए। तो अगर हमें 1 कार्बन मिल रहा है तो इसका मतलब 1/6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, छठा हिस्सा ग्लूकोज का बन रहा है। यानी एक साइकिल अगर हम देख रहे हैं, 1 साइकिल ऑफ C3 पर CO2 मॉलिक्यूल, तो आप देखोगे 1/6 ग्लूकोज विल फॉर्म। इतनी बात क्लियर हो जा रही है। एक CO2 के रिसीव होने से एक बार में 1/6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि अगर हमें 1 ग्लूकोज चाहिए, दैट इज अगर हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 चाहिए, तो हमें कितनी साइकिल चलानी पड़ेंगी, 6 केल्विन साइकिल। 6 केल्विन साइकिल अगर चलेगी तब जाकर के एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। इज दैट क्लियर। इट मीन्स हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिसीव हों तब जाकर के 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने ATP और NADPH2 का खर्चा यहाँ पर किया गया। आप यहाँ पर देखिए, अच्छा एक स्टेप यहाँ पर और छूट गया है। आप यहाँ देखिए 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन, और कितने फास्फेट हैं, एक मॉलिक्यूल में 1, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 फास्फेट। इतनी बात सही है, कह सकते हैं ना। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर एक मॉलिक्यूल की बात करूँ मैं, तो एक 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में 1 फास्फेट प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। लेकिन जो ये आपने रीजनरेट कराया है, दैट इज RuBp, इसका पूरा नाम क्या है, राइबोलोज 1,5 बिस फास्फेट, यानी कार्बन नंबर 1 पर भी फास्फेट जुड़ा हुआ है और कार्बन नंबर 5 पर भी फास्फेट जुड़ा हुआ है। तो ये फास्फेट कहाँ से आएंगे, बात तो बनती है ना। यहाँ पर एक ही फास्फेट है, 3 कार्बन पर फास्फेट प्रेजेंट है, लेकिन जब ये रीजनरेट हुआ तो क्या बनाया, राइबोलोज 1,5, यानी फर्स्ट कार्बन पर भी प्रेजेंट है क्या, फास्फेट, और 5th कार्बन पर भी प्रेजेंट है फास्फेट। तो ये फास्फेट कहाँ से आया, तो यहाँ पर भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP की हाइड्रोलिसिस होगी और ADP बनेगा, इनऑर्गेनिक फास्फेट बनेगा, और यही इनऑर्गेनिक फास्फेट यहाँ पर ऐड हो जाएगा और बन क्या जाएगा दोबारा, राइबोलोज 1,5 बिस फास्फेट, दैट इज फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C3 फोटोसिंथेसिस। 2 बातें आ गई। पहला CO2 एक्सेप्टर कौन है, RuBp। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। एक साइकिल ऑफ C3 साइकिल में कितने ग्लूकोज बनते हैं, 1/6, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनने में हाउ मेनी साइकिल ऑफ केल्विन साइकिल इज रिक्वायर्ड, तो आप बोलोगे 6 केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इतनी बातें क्लियर है। आइए हम बात कर लेते हैं कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर ATP के खर्च किए गए। अब आप देखिए 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ग्लूकोज बनाने में 1 मॉलिक्यूल, जस्ट मिनट, ये मार्कर चल नहीं रहा है, मैं दोबारा दूसरे कलर से बनाता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के बनने में कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 की ज़रूरत होगी,
तो आप बोल दोगे 6CO2, यहाँ से आप बोल दोगे, है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के बनने में कितने एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, कितने एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, 1/6 ग्लूकोज बनने में कितने एटीपी लग रहे हैं, 2, 1, 3, कितने लग रहे हैं, 2 यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 हुए। तो 1/6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने में 3, तो 6 बनने में 18, कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6 3 जा 18 ATP molecule are required to synthesize 1 glucose molecule in C3 cycle। इतनी बात क्लियर है। यही बात अगर हम करें कि how many NADPH+H+ get reduced in the formation of 1 glucose molecule। आपने देखा है कि अगर 1/6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 मॉलिक्यूल NADPH2 के रिड्यूस हो रहे हैं, किसमें, NADP+ में, तो ये साइकिल कितनी बार चलानी पड़ेगी हमें, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए, दैट इज 6 टाइम। तो 6 2 जा 12, यानी N 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बनाने में हमें NADPH+H+ कितने खर्च करने पड़ेंगे, 6 2 जा 12 NADPH2। ये समरी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से कार्बन नंबर को ध्यान देते हुए अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो 5 कार्बन का रीजनरेशन हो रहा है, हमारे पास 6 हैं, तो एक बचा, तो ग्लूकोज का 1/6 पार्ट ही तो बना एक साइकिल में, तो एक ग्लूकोज बनने के लिए हमें कितना चाहिए, 6 साइकिल। तो जितनी भी चीज़ें हम 6 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि कितनी असिमिलेटरी पावर लगी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में, एक ग्लूकोज बनने में कितना साइकिल हमें परफॉर्म कराना पड़ेगा। तो ये सब बातें यहाँ पर हुई। एक बार मैं जल्दी से इसको आपको समझाता हूँ। डार्क रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। पहली बात, डार्क रिएक्शन में CO2 को फिक्सेट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज के फॉर्म में। इतना क्लियर। केल्विन ने इसको इन्वेंट किया था, दैट्स वाई नोन एज केल्विन साइकिल। 3 स्टेप में ये साइकिल होती है, दैट इज कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें स्ट्रोमा में ऑलरेडी प्रेजेंट 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड शुगर, दैट इज RUBP, रिसीव CO2 under the influence of Rubisco enzyme and perform carboxylation, resulting in the formation of 2 molecule of phosphoglyceric acid, and phosphoglyceric acid is 3 carbon containing compound. Then phosphoglyceric acid get converted into 2 molecule of 3 carbon containing compound, that is 1,3 bis phosphoglyceric acid. That's why यहाँ पर 2 molecule of ATP की हाइड्रोलिसिस हुई। Then again ये कन्वर्ट हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जो कि दोबारा भी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हो गए, 6। नेक्स्ट स्टेप इज, इसके पहले वाला स्टेप रिडक्शन, इसके बाद वाला रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या हुआ, इस समय हमारे पास 6 कार्बन है, जिसमें से 5 कार्बन रीजनरेट कर दिए RUBP को, बचा 1, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का 1/6 पार्ट बना 1 साइकिल में। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए हमें चाहिए होगा कितना, 6 केल्विन साइकिल। इज दैट क्लियर? आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, दोबारा नहीं आएगा तो अगली बार दोबारा देखिएगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये स्टेप्स आपको याद तो करने ही करने हैं। ये जो कार्बन नंबर है, ये बहुत ही ध्यान से इसको समझना है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।